नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में इस वक्त कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही इस वक्त जिस तरह से चुनावी घमासान मचा हुआ है बिहार में, उसकी भी एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है हालात, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में जुटी एनडीए, सीटों को लेकर महागठबंधन में अभी भी उलझन। तेजस्वी ने जीविका दीदियों को स्थायी करने की घोषणा, बीजेपी ने कहा चुनावी दांव। छठ त्योहार को लेकर रेलवे तैयार, स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम, 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। चार दिवसीय केरल दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सबरीमाला मंदिर में किए दर्शन, पूजन, देशवासियों के सुख समृद्धि के लिए की कामना। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की बैठक, लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से, इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 के लिए होगी जंग। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग आज से 23 अक्टूबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह सम्मेलन नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में होगा। सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसमें आगामी चुनावों की तैयारियों, मतदाता सूची में सुधार और उसकी पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह सम्मेलन चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सटीक और भरोसेमंद बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग का आज से 2 दिवसीय सम्मेलन और इसका आयोजन राजधानी दिल्ली के द्वारका में किया जा रहा है। बिहार में 6 और 11 नवंबर को चुनाव है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। करीब 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। महागठबंधन इन सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिश में जुटा है। इसे देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने पटना में हैं वो, ताकि तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद सीटों का हल निकाला जा सके। कहा जा रहा है कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। आरजेडी ने 143, कांग्रेस ने 61, वाम दलों ने 33, वीआईपी ने 15 और आईआईपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कुछ जगह नामांकन वापसी के बाद समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। तो क्या गठबंधन की इस उलझन को सुलझा पाएंगे गहलोत? देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन में चल रही फ्रेंडली फाइट पर अफसोस जताया है। ये तो शुरू से लग रहा है कि इसको करना ही चाहिए, एक संदेश देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। आप बहुत पहले से बोल रहे हैं। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट का कोई औचित्य नहीं है, इसका गलत संदेश आ रहा है। और 1-2 ही क्यों, 1-2 ही क्यों, पूरे कंप्लीट क्यों नहीं? जो सीट कांग्रेस की है उस पर आप कैसे फाइट करेंगे? क्यों आप चुनाव लड़ाएंगे? ये तो गलत है। झारखंड में महागठबंधन के भीतर तनातनी की खबरों के बीच जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने आरजेडी जीएमएम गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने झारखंड में आरजेडी की राजनीतिक हैसियत का हवाला देकर महागठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए गठबंधन में बिखराव के संकेत दिए हैं। बिहार के चुनाव का असर झारखंड के गठबंधन पर भी दिखने जा रहा है। नेता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बाहर नहीं निकले हैं।
मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी की अभी तक स्वीकृति उनके चेहरे पर नहीं है। तो बिखरा हुआ गठबंधन न नेता तय है और न ही मुद्दे तय है। चुनाव अभियान में भी पूरी तरह से जो ढीलापन है वो अब दिखने लगा है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में फूट पड़ चुकी है। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन में महाफूट हो गई है, किसी का कोई तालमेल नहीं है। राहुल गांधी जब से घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़ के कोलंबिया गए तब से उनका आता पता नहीं है। राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। इसको लेकर राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस के सीट पर उनको सबक सिखाने को तैयार हैं। ये लोग भारी दबाव में हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्रैक्स आ गया है और जो खाई राजद और कांग्रेस के बीच में बन गई है वो पटने वाली नहीं है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बने गतिरोध के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नौकरी का चुनावी दांव खेलते हुए जीविका दीदियों को स्थायी करने की घोषणा की और कहा कि इनका वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह होगा। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव की जीविका दीदियों को लेकर किए गए वादे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी वोट पाने के लिए चुनावी वादे कर रहे हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया है वो बिहार के बजट के कई गुना है। तेजस्वी यादव जी चुनाव को लेकर करके नया चुनावी जुमला पढ़ रहे हैं कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति महीना देंगे। नबी फैलानी कैलकुलेशन कुछ आता है क्या? यह राशि हो जाती है 390 अरब रुपये। यानी आज जो बिहार का वर्तमान बजट है वैसा 13 साल का बजट मिलाएंगे तब जाके ये राशि पूरी होती है। दरअसल इनको पता है कि इनको सत्ता में आना तो है नहीं, कुछ भी जनता को भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और जनता को भ्रमित करो। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातें तर्कसंगत नहीं हैं और इनकी बातें बजट फ्रेंडली भी नहीं हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव के जीविका दीदी को लेकर की गई घोषणा पर तीखा पलटवार किया है। नितिन नवीन ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव अब तक सोए हुए थे। जीविका बहनों का ये समूह बनाने के लिए नीतीश सरकार ने कड़ी मेहनत की है। पिछले एक हफ्ता से सोए हुए थे। जनता ने तो उनको कभी भी नहीं गंभीरता से लिया, पार्टी के लोग भी गंभीरता से नहीं लेंगे। ये जीविका की बहनें का समूह एक दिन में नहीं बना। इसको बनाने में नीतीश कुमार की सरकार ने लगातार प्रयास किया। जिन सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को हम 10,000 दे रहे हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया किसने? कोई लालू यादव जी ने बनाया क्या? कि कभी उनके 15 साल के कार्यकाल में कभी एक महिलाओं का एक भी समूह बनाया था क्या? आज बिहार में 80 लाख से ऊपर अगर समूह बने हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं ये देन नीतीश कुमार की सरकार का है। तो इस वक्त जिस तरह से बिहार का चुनावी रण चल रहा है, लगातार वादे हो रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में किस तरह का इस वक्त घमासान मचा हुआ है, इसी पर सभी की निगाहें हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेश और कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त सीधे जानकारी लेते हैं। आइए सीधा, किस तरह से इस वक्त जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, कुमार आलोक सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि किस तरह से इस वक्त आप देख रहे हैं जो वादे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किए जा रहे हैं, लेकिन असल में जिस तरह का घमासान चल रहा है,
आपका गठबंधन है और उसके बाद आप यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से इस वक्त काफी तीखी नजर यहाँ पर महागठबंधन के तमाम लोगों पर लगी हुई है, लेकिन निकलकर क्या कुछ आ रहा है? देखिए, अगर हम सीपीआई एमएल को छोड़ दें, क्योंकि महागठबंधन में ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है, यहाँ से कोई विवाद नहीं अभी उभर के आया है। लेकिन बाकी जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो वीआईपी हो, इन सब के बीच, इन तीनों दलों, खासकर इन तीनों दलों के बीच एक तरह से रस्साकसी चल रही है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही है और इसी कड़ी में आज अशोक गहलोत यहाँ बिहार आ रहे हैं और बिहार आकर के वो उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ होगी। और सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उस बवाल को थामने का प्रयास करेंगे अशोक गहलोत, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ हद तक हम डैमेज कंट्रोल की बात करें तो जिस तरीके से आरजेडी ने सुरेश पासवान को कुटुंबा से टिकट दे दिया था, वहां पहले से ही कांग्रेस अध्यक्ष जो है वहां से एमएलए हैं। और दूसरी तरफ जो था सिकंदरा सीट, जहां पे उदय नारायण चौधरी चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के, वहां से भी कांग्रेस ने उम्मीदवार दिया था। हालांकि दोनों जगह से उम्मीदवारों को वापस ले लिया गया है। कुटुंबा से आरजेडी ने और सिकंदरा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। लेकिन अभी भी 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच, कहीं कांग्रेस और सीपीआई के बीच, तो कहीं आरजेडी और वीआईपी के बीच। एक और सीट है जो गौड़ा बाराम जो सीट है, वहां से मुकेश सैनी के अपने भाई चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से। लेकिन उसके पहले आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यानी संबल दे दिया था और उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। अब जाकर के जब नाम वापस लेने की तिथि समाप्त हो गई है, तो अब वहां से वो नाम वापस नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मुकेश सहनी कोर्ट की शरण ले रहे हैं कि अब हमारा आरजेडी के कैंडिडेट ने समर्थन दे दिया मुकेश सहनी की पार्टी को, लेकिन नियमतः जो उन्होंने नामांकन किया था, नामांकन वापस लेने की तिथि भी समाप्त हो गई। तो एक तरह से पूरा महागठबंधन के अंदर आप कहें कि कोई दूरदर्शिता नहीं है और एक तालमेल का घोर अभाव है। और इस चीज का जो जनता के अंदर है, मतदाता के अंदर है, वो बहुत ही नेगेटिव संदेश जा रहा है। और खासकर हम आरजेडी के कार्यकर्ताओं की बात करें, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, तो उनका जो मनोबल है वो बहुत नीचे गिरा है और वो निराश है अपनी पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे लेकर कार्यकर्ता, जो जमीनी कार्यकर्ता है, वो काफी निराश है। बिल्कुल। मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, जिस तरह से तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं पेच फंसता नजर आ रहा है, महागठबंधन, इंडी गठबंधन पूरे देश में एक अलायंस बना रहे हैं और यहाँ सिर्फ एक राज्य में अपना अलायंस नहीं बना पा रहे हैं, और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर इनकी बहुत ज्यादा जग हसाई भी हो रही है। अगर हम ग्राउंड जीरो पे बात करें तो किस तरह से इस वक्त चुनाव की तैयारियां वहां पर चल रही हैं? आखिरी कुछ क्षण बचे हैं, बहुत ही करीब है यहाँ पर वोटिंग की तारीख। इसमें किस तरह से जो ये घमासान मचा हुआ है ऊपर राजनीतिक दलों में, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए में शुरू से ही जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो एक तय समय पे आया। नामांकन की प्रक्रिया तय समय पर उनके कैंडिडेट ने पूरी की, चाहे पहले चरण की बात हो, चाहे दूसरे चरण की बात हो। और उसके बाद अब चुनाव प्रचार जो है वो फुल स्विंग में चल रहा है। जो प्रत्याशी हैं अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं और जो एनडीए के स्टार प्रचारक हैं वो भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जनता के बीच जा करके वोट मांग रहे हैं। चाहे सीएम नीतीश कुमार की बात हो या फिर बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह की बात हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं। 2 बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, एक मुजफ्फरपुर में, एक सारण में। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो दूरदर्शिता है, जो प्लानिंग है, जो वेल एग्जीक्यूशन है, उसकी झलक देखने को मिल रही है। जबकि महागठबंधन की बात करें तो पूरी तरीके से एक बिखराव देखने को मिल रहा है। अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही ये तय नहीं कर पाए हैं। बड़ी बात ये है कि जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है और कल दूसरे चरण के नामांकन के बाद जो नाम लेने की नाम वापसी का जो दिन है वो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मंथन है वो लगातार जारी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और जिस तरीके से ये आपस में ही उलझे हुए हैं, कैंडिडेट के बीच में भी बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वो ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से वोट मांगे, अपने समर्थकों को किस तरीके से संभाले। दूसरी तरफ अगर बात करें तो राहुल गांधी भी कहीं अभी बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कहीं दूसरी जगह बिजी दिख रहे हैं क्योंकि ये सारे मसले फंसले हुए हैं। तेजस्वी मसलों को समेटने में बिजी हैं। तो निश्चित रूप से जो स्टार प्रचारक हैं एनडीए महागठबंधन के, वो कहीं भी जमीन पर नहीं दिख रहे हैं
और ऐसे में निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है, जैसा आलोक जी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं डगमग हो रहा है। अब जो पूरा दामोदार है वो अब महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की है कि वो कैसे जल्द से जल्द जो प्रॉब्लम खड़े हुए हैं उनको रिजॉल्व करें और जल्द से जल्द ग्राउंड जीरो पर लौट करके चुनाव प्रचार में जो कार्यकर्ता है उनकी मदद करें। जी बिल्कुल, कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, यहाँ पर वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी क्लियर नहीं हुआ है, उलझन बढ़ती जा रही है। अब अशोक गहलोत इसमें जाके कौन सा एक ऐसा मंत्र फूंक देंगे कि ये महागठबंधन की सारी उलझने गांठें सुलझ जाएंगी? देखिए, जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो अशोक गहलोत भी पटना में मौजूद थे, काफी दिनों तक वो 2-3-4 दिन तक वो मौजूद थे और उनकी देखरेख में भी टिकटों का बंटवारा हुआ, सीट शेयरिंग की बात हुई। अगर हम और दूसरे नेताओं की बात करें तो कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के यहाँ पर पर्यवेक्षक है या कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो उनको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और खासकर जिनका टिकट कटा है, बहुत सारे सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया है। और जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि कस्बा से जिनका टिकट आफाक आलम का कटा है, उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार पर, और यहाँ तो टिकटों की चोरी हो रही है, तो एक तरह से अल्लावरू पे बहुत नाराजगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाचार हैं, उनका ऑडियो वायरल में उन्होंने साफ कहा कि मैं लाचार हूं, कैसे मैंने सिंबल दे दिया, मैंने दस्तखत भी कर दिया, फिर कैसे टिकट आफाक आलम का कट गया। तो एक पूरी तरह से असमंजस की स्थिति है। अगर आप बीजेपी में देखें, अगर एनडीए में देखें, तो ऐसी बात नहीं है कि वहां विद्रोही नहीं खड़ा हुए थे, ऐसी बात नहीं है कि वहां पर 2-3 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया था जो बीजेपी के ऑफिशियल कार्यकर्ता है या पदाधिकारी थे, लेकिन बीजेपी ने काफी शानदार तरीके से इस मसले को हल किया और उन्होंने बुला करके जो विद्रोही प्रत्याशी थे उन्हें मनाया और उन्हें आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी या भविष्य में उन्हें और कोई पद बड़ा मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरुण कुमार सिन्हा चुनाव नहीं लड़े, कुमरार विधानसभा से 5 बार के वो विधायक है। नंद किशोर यादव को टिकट काटा गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि पार्टी के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। अगर हम सीएन गुप्ता की बात करें, छपरा सदर की सीट जो है उसकी हम बात करें, तो वहां सीएन गुप्ता 2 बार से विधायक थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी करेगी उसका हम अनुपालन करेंगे। तो इस तरीके से लगभग 95% ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने जो विद्रोही खड़ा हुए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनको मनाया गया, उनको सेटल किया गया। हाँ, जदयू में जनता दल यू की हम बात करेंगे तो अभी भी वहां विद्रोही प्रत्याशी है, लेकिन उनको भी मनाने का प्रयास पार्टी आलाकमान के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, सवाल लेकिन यही है कुमार आलोक कि ये कब तक चलेगा? ये वोटिंग की तारीख बेहद नजदीक आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए मधुरेश और कुमार आलोक, जो ग्राउंड जीरो से इस वक्त बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन की जो उलझने हैं वो अभी भी उसी तरह से कायम है, मनाने का और आखिरी वक्त पर टिकट कटने का और नए नाम आने का जो सिलसिला है वो यूं ही जारी है। देखते हैं कब तक चलता है ये सब बिगड़े खेल जो समीकरण के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और इस वक्त देश भर में
त्योहारों का मौसम है। दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। रेल मंत्री ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। रेल मंत्री ने नई दिल्ली स्टेशन पर तैयारियों की समीक्षा की। प्लेटफॉर्म आरपीएफ कंट्रोल रूम में रेल मंत्री की बातचीत उन्होंने की और मेडिकल यूनिट और यात्रियों से भी रेल मंत्री ने बात की। रेल मंत्री ने यात्री सुविधा केंद्र का दौरा भी किया और पिछले 20 दिन में 4,211 विशेष ट्रेनों का संचालन यहां पर किया गया है। 20 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। 7,800 और ट्रेनों का परिचालन करने की भी यहां पर बात हो रही है और प्रतिदिन लगभग 4,25,000 लोग कर रहे हैं सफर। रेल भवन, जोन और डिवीजनों में वॉर रूम से निगरानी यहां पर रखी जा रही है। 80 से अधिक वॉर रूम इस वक्त सक्रिय हैं जो भीड़ पर नजर रखने के लिए एक्टिव वॉर रूम की अगर हम बात करें तो MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। यात्रियों के लिए पीने का साफ पानी और वॉशरूम भी बनाए गए हैं। पूरी व्यवस्था है। यात्रियों के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया, सोशल मीडिया पर भी सख्त यहां पर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलने पाए। भ्रामक और पुरानी तस्वीरों और वीडियो पर भी त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो लोग यहां पर अफवाह फैलाने के लिए तैयार रहते हैं उन पर भी खास तौर पर नजर है और यहां पर उनके खिलाफ FIR भी की जा रही है। तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, ऐसे में यहां पर रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से इस वक्त व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरह से इस वक्त तमाम भीड़ को देखते हुए जो चीजें यहां पर की जा रही हैं, कई नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो बदली हुई तस्वीर आज सभी देख रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की आज की तस्वीरें, जहां यात्रियों के लिए सुविधा के लिए होल्डिंग एरिया में बैठने, पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। स्टेशन पर सुरक्षा और सफाई पर भी खास ध्यान दिया गया है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ और हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। संवाददाता निशांत राय की ये रिपोर्ट देखिए। समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से होल्डिंग एरिया में तैयारी की गई है और लगातार रेलवे की ओर से यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतनी बढ़ाई जा रही है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पीने से पानी को लेकर टिकट काउंटर से लेकर पूछताछ केंद्रों से लेकर तमाम चीजों की व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कील जा रहा हूँ, कील जंक्शन बिहार। सुविधा बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे उम्मीद नहीं था कि मेरे को भीड़ का संकट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा, साफ सुथरा। छठ महिमा का अवसर लग रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा। एम्बुलेंस भी है, सामने सुविधाएं भी हैं, टिकट लेने में भी कोई लाइन टाइन कोई धार धर नहीं चल रहा है। यहाँ की प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ को जो सुविधाएं दे रही यात्रियों को, जो यहाँ की हर व्यवस्था को साफ सफाई करने में वो अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है और रहने बैठने उठने का भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी भीड़ों को देखते हुए और इतनी व्यवस्था अच्छा है कि जो मतलब कोई यात्री को कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है। व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत खुश हैं हम लोग देख के कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था, साफ सफाई वगैरह चिकित्सा वगैरह सब कुछ है और आप भी उसका थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यात्री बेहद खुश नजर आ रहे हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, यात्री लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेल मंत्री लगातार रेलवे स्टेशन के दौरे कर रहे हैं या बाकी अधिकारी दौरे कर रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि धरातल पर यात्रियों को सफर करने में बेहद सुविधा और सुरक्षा दोनों मुहैया हो रही है। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। तो यहाँ पर जो रेलवे की ओर से व्यवस्था की गई है वो जो यात्रियों की उम्मीदों पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है। आइए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता निशांत राय और राजेश राज का, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिवाली की बात करें और उसके बाद छठ की बात करें, दो सबसे बड़े त्योहारों में आते हैं ये उत्तर भारत के। इसमें बड़ी संख्या में
और लाखों की संख्या में लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। राजेश, अगर आपसे सबसे पहले जानना चाहें, जिस तरह से इस वक्त रेलवे के जो इंतजाम चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, किस तरह से बहुत ही आसान हो गया है अब रेलवे में इस वक्त भारी भीड़ को भी देखते हुए लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो गई है इस वक्त अपने घर पहुंचना। देखिए जया, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से भारतीय रेल ने इंतजामात किए हैं उसकी सराहना की जानी चाहिए। लगातार रेल मंत्री आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट इलाका हो या फिर पहाड़गंज इलाका हो, दोनों जगहों पर आकर रेल मंत्री स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। जो मिनी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं अजमेरी गेट साइड में, लगभग 300 से भी ज़्यादा कैमरों के सहारे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय वारदात से निपटा जा सके। अगर किसी मुसाफिर का पैर अगर सीढ़ियों पर स्किड होता है, अगर वो गिरते हैं तो सीसीटीवी में देखकर उन्हें तुरंत सुविधा मुहैया कराई जा रही है। पहाड़गंज के इलाके में जो परमानेंट सीसीटीवी कैमरे हैं या कंट्रोल रूम है, उसका मुआयना रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल किया और मैंने उनसे रात एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू किया था अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, जहां पर रेल मंत्री की मुसाफिरों ने जमकर सराहना की, उन्हें बिहार आने का न्योता भी दिया और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया कि लाइन लगाकर पंक्तिबद्ध तरीके से, जहां मैं अभी खड़ा हूं ये होल्डिंग एरिया है, ये परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया गया है। आप देख सकते हैं हमारी दाहिनी तरफ कि मुसाफिर यहां से आराम से पंक्तिबद्ध तरीके से लाइनों से होकर यहाँ पर जो है स्टेशन के भीतर दाखिल हो रहे हैं। और रेलवे के जो अनारक्षित श्रेणी के जो काउंटर्स हैं जया, उसकी संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है और वो लगातार जो हमारा पिछला एरिया है वहाँ पर टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं, मेडिकल बूथ बनाए गए हैं कि अगर किसी मरीज की हालत अगर खराब होती है, कोई गिरता है या किसी तरह की तकलीफ उन्हें होती है तो तुरंत उन्हें मेडिकल बूथ पर इलाज करवाया जाता है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, अगर आपात स्थिति में अगर कोई मरीज सीरियस होता है तो बगल के अस्पतालों में भारतीय रेल के जो लोग हैं वो ले जाएंगे। नॉर्दर्न रेलवे का जो हॉस्पिटल है क्रॉस प्लेस में, वहाँ पर ले जाने की व्यवस्था है और तमाम तरह के इंतजाम हैं। आप ये देख सकते हैं टिकट वेंडिंग मशीन, जिस टिकट वेंडिंग मशीन पर लोग आराम से टिकट जो है वो निकाल सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये देखिए कि यह जो 16 नंबर प्लेटफॉर्म का जो इलाका है वहाँ पर मुसाफिर पंक्तियों में खड़े होकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के जो लोग हैं उनके अंदर प्रवेश कराने की व्यवस्था है। यानी स्टैम्पेड को रोकने के लिए, भागदड़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय रेल संकल्पित है। और ये हमारे पीछे का जो नज़ारा है ये बता रहा है कि किस मुस्तैदी, किस तत्परता के साथ मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर आकर वो अपने ट्रेन में दाखिल हो रहे हैं। और ट्रेन में बैठकर आप हमारे बाईं तरफ देखिए, बिल्कुल जो मुसाफिरों की जो भीड़ है, किस खूबसूरती, किस साफ खोई के साथ उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म के भीतर दाखिल कराया जा रहा है। पूरी साफ सफाई और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच भारतीय रेल ने तमाम तरह की चुनौतियों से अपने को पार पाते हुए बिल्कुल राजेश इंतजाम किया है, जिसके जरिए छठी मैया के दर्शन के लिए और छठ पूजा में शिरकत करने के लिए लोग अपने गांव पहुंच रहे हैं। बिल्कुल राजेश, 24/7 इतने सारे सीसीटीवी के जरिए, इतने सारे वॉर रूम्स के जरिए यहाँ पर निगरानी की जा रही है। एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था इतनी भरी भीड़ को उसका नियंत्रण करना, खासतौर पर जब बात हो छठ पर्व की। किस तरह से मुमकिन हो पाए, एक लंबी तैयारी यहाँ पर रेलवे की ओर से गई है इस व्यवस्था को इतना ज्यादा दुरुस्त करने में। देखिए जी, 12,000 से भी ज्यादा ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेल ने सुनिश्चित किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है वो लगातार ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। प्लेटफॉर्म पर बैरिकेड किया गया है कि कोई भी मुसाफिर ट्रेन आने की स्थिति में ट्रेन की चपेट में ना आए, इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। और ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर उन्हें बिल्कुल दाखिल नहीं कराया जाता है। ट्रेन जब 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ जाती है फिर मुसाफिरों को इसी तरह पंक्तियों में लगाकर उन्हें प्लेटफॉर्म पर दाखिल कराया जाता है। और आरपीएफ के जो जवान हैं कई लेयर्स में उन्होंने लोगों को, मुसाफिरों को रोक कर रखा है।
ट्रेन की प्रतीक्षा के लिए कारपेट बिछाए गए हैं। मुसाफिर आराम से बैठकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो, इसके लिए आरपीएफ के लोग विसिल बजाकर, माइक से अनाउंस कर वो लगातार लोगों को सूचना दे रहे हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म, अपने ट्रेन तक पहुंचने में किसी तरह का दिक्कत ना हो। बिल्कुल राजेश, यहाँ पे तो हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर रेलवे की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही है। रेलवे इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या कुछ हाल है जान लेते हैं। हमारे संवाददाता निशांत इस वक्त आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी निशांत, अगर हम बात करें इस वक्त छठ पर्व की तैयारी के लिए और इतनी भारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए सब कुछ सुचारू रूप से हो, बहुत ज्यादा तैयारी यहाँ पर रेलवे की ओर से की है, किस तरह से इस वक्त वो तैयारी ग्राउंड जीरो पर जमीन पर नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं दिखलाना चाहूंगा कि ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है और कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जो होल्डिंग एरिया है इसकी तस्वीर आपको दिखाएं सबसे पहले। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, अपनी बारी का, और अधिकतर यात्री जो यहाँ पर हैं वो अनारक्षित टिकट वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैनुअल बोर्ड है जिस पर लगातार अपडेट किया जा रहा है। जो यात्री रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं वो सबसे पहले देख रहे हैं कि उनको कौन सी ट्रेन की जो सुविधा है वो मिल सकती है, जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। फिर दोबारा यात्रियों को जब ट्रेन में आने में विलंब है तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया में बैठकर इंतजार कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। दूसरी तरफ टिकट काउंटर जो है, अनरिजर्व टिकट काउंटर, आपको सामने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जूम करें थोड़ा और दिखलाएं कि अनरिजर्व टिकट काउंटर आपको नजर आ रहा होगा। वहां पर जाकर आप टिकट्स ले सकते हो और ये काउंटर बड़ी संख्या में बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को जो है लंबी लाइन का इंतजार ना करना पड़े। चार्जिंग पॉइंट, पीने का पानी, शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं। और आरपीएफ के अगर जवानों की बात कही जाए या अन्य जो सिविल डिफेंस के जवानों की बात की जाए वो यहाँ पर तैनात हैं और लोगों को रास्ता बता रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन से कहना चाहूंगा एक बार पीछे की ओर कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि सहायता केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। किसी व्यक्ति के अगर कोई परिजन खो जाते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ पूछना होता है तो इस सहायता केंद्र के माध्यम से आरपीएफ उनकी जो है वो मदद कर रही है, उनसे जो जानकारी है वो लेकर। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से रेलवे के कर्मचारी जो हैं ट्रेनों के अंदर, ट्रेनों के बाहर, रेलवे स्टेशन पर सतर्क नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि रेलवे 12,000 से ज्यादा ट्रेनों का परिचालन करेगा और लगभग 4,000 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जा चुका है। जो औसत है वो 4.25 लाख यात्री प्रतिदिन है। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करना है तो ये दिखलाता है किस तरीके से रेलवे की अपनी तैयारियां हैं और उन तैयारियों को कितनी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है धरातल पर। बिल्कुल निशांत, वहां पर मौजूद लोगों से भी आपने सुबह बात की, अगर आपके पास टिकट नहीं है तब भी आप वहां पहुंच सकते हैं। खासे अच्छे इंतजाम यहां पर रेलवे की तरफ से किए गए हैं कि अगर आपने पहले से टिकट बुक नहीं की गई है तो भी वहां पहुंचकर आपको सारी मदद मिलेगी। किस तरह से काफी ज्यादा वहां पर खुशी का माहौल है कि अपने घर जा रहे हैं और वो भी बहुत ही शांति से और बहुत ही बेहतर व्यवस्था यहाँ पर रेलवे की ओर से देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल लोगों में काफी खुशी है। चूंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो पैसेंजर होते हैं वो एक रात पहले ही स्टेशन पहुंचते हैं, टिकट लेते हैं और चल देते हैं। हालांकि इससे पहले हम देखते थे कि तमाम त्योहारों पर लोगों को बहुत बेतरतीब तरीके से जाना होता था। जो जनरल बोगी थी वो फुल रहती थी और लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते थे। लेकिन इस बार रेलवे ने इस तरीके का इंतजाम किया है कि जो स्पेशल ट्रेनें हैं उनमें जनरल बोगी की संख्या ज्यादा लगाई गई है ताकि लोग अनारक्षित टिकट खरीदे और आसानी से बैठ के जा सके। दूसरी तरफ आरपीएफ ने कई लेयर में उन लोगों को अंदर जो ट्रेन तक पहुंचाने का इंतजाम किया है और वो एक एक करके उन लोगों को जो संख्या के हिसाब से, ट्रेन में कितनी सीट है उस संख्या के हिसाब से उन लोगों को प्लेटफॉर्म पे छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कि मैं एक उदाहरण दिखाना चाहूंगा कि जैसे किसी ट्रेन के बारे में सूचना मिलती है कुछ इस तरीके से जो रेलवे के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर अपडेट करते हैं, उनको हटाते हैं। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि रेलवे किस तरीके से धरातल पर काम कर रहा है। जैसे ही अंदर से चार्ट बनकर आता है कि कौन से स्पेशल ट्रेन जानी है
मैनुअल तरीके से यहाँ पर किया जाता है। और दूसरी तरफ डिजिटल स्क्रीन भी है, केवल मैनुअल नहीं डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से भी यात्रियों को सूचना देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पूछताछ केंद्र पहले रेलवे स्टेशन पे बहुत ज्यादा की संख्या में नहीं होते हैं और त्योहारों के सीजन में हर व्यक्ति परेशान रहता है। वो जानना चाहता है कि उसको जो ट्रेन है किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कितने बजे चलेगी, प्लेटफॉर्म बदला है नहीं बदला है, ये तमाम चीजें जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो किस किस प्लेटफॉर्म से या किस किस जगह पर जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक तैयारी है। और आपको बता दूं, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जब सुबह में आया था तो यहाँ पर छठ के गीत चल रहे थे, महापर्व के गीत चल रहे थे, यानी लोगों को यहाँ पर तमाम सुविधाओं के साथ साथ ऐसा माहौल देने की कोशिश की जा रही है कि उनको लगे कि वो किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि सरकार उनकी सुविधाओं का पूरी तरीके से ध्यान। और भजन में सुबह के समय माहौल था और शाम को भी छठ मैया के गीत आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सुने जा सकते हैं। बिल्कुल, राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, एकदम बदली हुई तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है और रेलवे ने ठान लिया है कि इस बार तमाम लोगों को छठ मैया के दर्शन करने के लिए सुरक्षित वहां पहुंचाएंगे। किस तरह से लोगों के बीच भी एक बहुत ही अच्छा एक माहौल यहाँ पर बन गया है, क्योंकि रेलवे भारत की लाइफलाइन कही जाती है और उसकी इस तरह की ये जो तस्वीर सामने रही, इस तरह के इंतजाम इस वक्त किए गए हैं जो यकीनन अभूतपूर्व हैं। देखिए, भारतीय रेल की ये कोशिश होती है कि वो चुनौतियों से सबक लेती है। भारतीय रेल, आपने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले एक स्टैम्पेड की घटना हुई थी। तो उस स्टैम्पेड की घटना के बाद भारतीय रेल ने कई तरह के जो है वो सुधार किए और होल्डिंग एरिया का जो निर्माण है उसी परिप्रेक्ष्य में किया गया। होल्डिंग एरिया हर वर्ष जो है छठ और दिवाली के मौके पर एक भव्य पंडाल का निर्माण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर किया जाता रहा है। लेकिन अब जहां मैं खड़ा हूं ये होल्डिंग एरिया परमानेंट होल्डिंग एरिया है और इस होल्डिंग एरिया में मुसाफिरों की तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उनको सहूलियत में तब्दील की जा रही है। और कतारबद्ध तरीके से जो पहले मुसाफिरों का हुजूम उमड़ता था उस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए आरपीएफ के जवानों ने पूरी तत्परता दिखाई है। महिलाओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है, सहायता केंद्र है, टिकट वेंडिंग मशीन है, जो अनरिजर्व कोटे के टिकट काउंटर हैं वो बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो उपचार के लिए वह भी बनाया गया है और इसके अलावा एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और किसी भी तरह की गाड़ी की पार्किंग से लेकर ट्रेन में चढ़ने तक की जो व्यवस्था है उसको भारतीय रेल ने बहुत ही मुकम्मल तरीके से सुनिश्चित किया है। जब आप 16 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ दाखिल होते हैं, हमारी दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने के लिए मुसाफिरों को पंक्तिबद्ध तरीके से पहुँचाया जाता है और इस तरीके से जो मुसाफिर है वो आराम से आते हैं। हम एक मुसाफिर से आपको बात कराना चाहते हैं, कैसी व्यवस्था है रेल की? अरे बहुत भीड़ है। भीड़ है, लेकिन रेलवे ने तो अच्छा इंतजाम किया है, साफ सुथरा जी, बिल्कुल साफ सुथरा है और देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, देखिए मुसाफिर कह रहे हैं कि साफ सुथरा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म और भीड़ के बावजूद भारतीय रेल लोगों को आराम से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संकल्पित दिखाई पड़ रहा है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसको निगरानी की जा रही है और तमाम तरह के जो बड़े से लेकर रेल मंत्री से लेकर छोटे जो कर्मचारी हैं वह भी रोज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार को विजिट कर रहे हैं ताकि मुसाफिरों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल निशांत, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। ये जो वॉर रूम इस वक्त अपना काम कर रहे हैं वो भी 24/7 यहाँ पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। हम देख रहे हैं पीछे किस तरह से सुरक्षा कर्मी मौजूद है, पुलिसकर्मी मौजूद है, आरपीएफ मौजूद है और वो लोग लगातार लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको जानकारी मुहैया करा रहे हैं। किस तरह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है?
देखिए, बिल्कुल एक घटना है अभी मेरे सामने की है। मैं पूछताछ केंद्र के ठीक पास खड़ा हूं। एक महिला जो अपने पुत्र से बिछड़ गई थी, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था, फिर किसी तरीके से उसके बेटे का नंबर लेकर आरपीएफ कर्मचारियों ने फोन किया और बोला आप कहां हैं, आपकी माता जी यहां से लगभग 2 घंटे से वेट कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आरपीएफ जो है वो आम लोगों की यहां पर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि आरपीएफ के कर्मचारी जो हैं लगातार, और जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं लगातार जो भीड़ है उसको राह दिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और कोई भी कर्मचारी, सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि इतनी भीड़ होती है, इतना मैसिव यहाँ पर क्राउड है, लेकिन तनाव नहीं लेता है, बल्कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनसे बेहद प्यार से बात की जाती है, उनकी मदद करने की कोशिश की जाती है, उनको सहूलियत देने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते सुबह जब मैंने यहाँ पर यात्रियों से बात की, बिल्कुल निशान साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिन रात इस वक्त रेलवे कर्मचारी जुटे हुए हैं। यहाँ पर त्योहार को, भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए इस वक्त रेलवे पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और जो तमाम तैयारियां इतनी महीनों से की जा रही थी, साफ तौर पर इस भीड़ को नियंत्रित करने में, लोगों को राहत पहुंचाने में वो सफल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश राज और निशान इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए रेलवे स्टेशनों से हमारे ने। और जिस तरह से हम देख रहे हैं इस वक्त भारी भीड़ यहाँ पर छठ पर्व को मनाने के लिए, अपने घर जाने के लिए उत्सुक है। हम जो भारतीय रेलवे पे इस तरह तस्वीर देख रहे थे वो काफी बदली हुई तस्वीरें थी। और आइए सीधे रुक करते हैं, इस वक्त राजधानी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस वार्ता आ रही है। इस सीमा तक है कि जो लोग मतदाता सूची सही न बना पाने का स्वांग रचकर भ्रम पैदा कर रहे थे, वो न अपने गठबंधन दलों की सूची फाइनल कर पाए हैं और न अपने प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर पाए, न साझा घोषणा पत्र बना पाए हैं, न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के उद्घोषणा के बाद तो महागठबंधन को झारखंड से खंड खंड करने का संदेश बहुत स्पष्ट चला गया है। और उसके बाद अब उन्होंने, कांग्रेस ने अपने विशेषज्ञ महानुभाव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बुलाया है, ऐसी मीडिया में खबर है। अशोक गहलोत जी की बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती हैं। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2% पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने। और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। और आज उन्होंने एक और काम किया, देखिए बहुत साफ दिखाई पड़ता है। जहां तक एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है,
महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। और बिहार में इससे पहले के दौर में भी श्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के विकास से लेकर हमारी जब सरकार आई तब महिलाओं में शिक्षा दर बिहार में 33% थी, अब 74% है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया, महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद अगर आप देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके, चाहे हर घर शौचालय की योजना से लेके, मुद्रा योजना और स्टार्टअप से लेके वर्तमान समय में लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। और ये कोई चुनावी प्रक्रिया में होने वाला नी जर्क रिएक्शन नहीं है तेजस्वी जी, जो आप खिसियाहट बौखलाहट में, जिसे सामान्य शब्दों में कहते हैं खप्तुल हवास होकर बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इससे पहले भी याद दिलाना चाहता हूं, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी तो हमारी गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकारों ने, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो महिलाओं के कल्याण की योजनाएं की, आपको याद हो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम मामू तभी पड़ा था जब लाडली लक्ष्मी योजना आई थी, तब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अर्थात महिला उत्थान के लिए एनडीए की सोच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक व्यवस्थित, व्यवहारिक और निरंतर सोच है। इट इज अ मेथोडिकल, कंसिस्टेंट एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। जबकि उनकी तरफ से मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, कई बार जो राजद के लोग बोलते हैं उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव यह था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। मतलब भाव ये हो गया सरकारी नौकरी के बदले में घर ले लेंगे, अभी तक तो जमीन ली थी। और जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। बहुत साफ बात है, जो लोग आज तक अपने शासनकाल में, देखिए राहुल जी की पार्टी का शासन 50 साल रहा भारत पे निरंतर, और उसमें तकरीबन 40-45 साल उनके परिवार का शासन रहा। और तेजस्वी जी के तो माई और बाप का शासन रहा। उसके बाद जो न कर पाए, आज यदि आप यह सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करते हैं, तो मुझे हिंदी की वो कहावत याद आती है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। यानी जिस जमाने में खुद स्वयं नहीं कर पाए थे, आपकी पार्टी नहीं, आपके परिवार का शासन था। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, तेजस्वी जी बिहार की जनता के साथ मजाक करना बंद करिए। आपका गठबंधन और गठबंधन की सियासत अपने आप में मजाक बन चुकी है। बिहार बहुत प्रबुद्ध, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक लोगों का प्रदेश है। यह भगवान बुद्ध का प्रदेश है, इसे बुद्धू बनाने का प्रयास मत करिए। कोई भी व्यक्ति सहज भाव से समझ सकता है कि आप सिर्फ मजाक ही नहीं, क्रूर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज ना आपके मन में है ना आपके कर्म में है, उसे वचन में देके धोखा देने का प्रयास नहीं हो सकता। और बिहार की प्रबुद्ध जनता ऐसे सारे
लोगों का भ्रम उसी प्रकार चकनाचूर और बिखरता नजर आएगा जैसे महागठबंधन की हसरतों का नजारा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तो अंत में मैं सिर्फ पुनः एक बात कहूंगा कि तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन महागठबंधन के लोगों से बिहार की प्रबुद्ध जनता और भगवान बुद्ध के प्रदेश बिहार को बुद्धू बनाने या बुद्धू समझने का प्रयास न करिए। और जो कुछ आपके गठबंधन में हो रहा है उसके लिए पंक्ति कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है यह पता ही नहीं। और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। धन्यवाद। मुझे लगता है अभी तक महागठबंधन का चेहरा जितना बदरंग नजर आ रहा है, अब उसके बाद जब चुनावी प्रक्रिया अपने पहले चरण को पूर्ण कर चुकी है, यानी पहले चरण का तो नामांकन वगैरह सब पूर्ण हो चुका, उसके बाद भी ये कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि ना तो इसमें कोई यथार्थ है ना सामंजस्य है। अगर विवशता में ये कोई कवरअप करना चाहें, जिसे होता ना कि ढकने का प्रयास करें, तो सिर्फ एक ही पंक्ति कहूंगा कि अब जो स्थिति हो चुकी है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। तो बिहार का चुनावी रण यहां पर सुर्खियों में है और यहां पर भाजपा बहुत ही हमलावर नजर आई। तेजस्वी यादव पे जिस तरह से चुनावी वादे इस वक्त किए जा रहे हैं और नौकरियों का झांसा दिया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, उसको भाजपा ने यहां पर पूरी तरह से एक छलावा बताया है। और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि यहां पर वोटिंग की तारीख कितनी नजदीक आ गई है, लेकिन उसके बावजूद ना महागठबंधन ने अब तक कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही कोई साझा अपना जो पत्र है, घोषणा पत्र है, वो जारी किया है। साफ तौर पर महागठबंधन के यहाँ पर पूरी तरह से जो समीकरण है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय दौरे पर केरल में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन वे सबरीमाला पर्वतीय तीर्थ स्थल में भगवान अयप्पा के दर्शन और पूजन के लिए गईं। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति ने पंपा नदी और गणपति मंदिर में प्रारंभिक अनुष्ठान किए। इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू पिछले 5 दशकों में सबरीमाला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। तो राष्ट्रपति ने सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन किए और देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पहुँची। उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की, भगवान अयप्पा के दर्शन किए और देशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। नई दिल्ली में लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और लद्दाख के संगठनों के बीच अहम बैठक चल रही है। बैठक में लद्दाख के अहम क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा जारी है। बैठक में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में दोनों संगठनों के 3 प्रतिनिधि शामिल हैं। तो लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर यह अहम बैठक हो रही है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए जीएसटी में व्यापक सुधार किए हैं। इन सुधारों का लाभ लद्दाख को मिलेगा और लद्दाख की पारंपरिक अर्थव्यवस्था तेजी से विकास की तरफ बढ़ेगी। लद्दाख की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में व्यापक कटौती की गई है।
पश्मीना, नब्दा गलीचे और लकड़ी की कलाकृतियों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। 10,000 से अधिक पश्मीना चरवाहों और कारीगरों को राहत यहां पर मिलती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। खुबानी उत्पादों पर जीएसटी घटने से 6,000 से ज्यादा किसान परिवारों की आय में सुधार होगा। 7,500 रुपए तक के होटल टैरिफ पर जीएसटी केवल 5% कर दी गई है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 25,000 से अधिक लोगों की आजीविका सीधे तौर पर संरक्षित होगी। याक डेयरी, ऊन और जैविक खेती से जुड़े उत्पादों पर भी कर में राहत मिलेगी। थांका पेंटिंग, पारंपरिक बढ़ईगिरी और लकड़ी शिल्प पर जीएसटी घटकर हुई है 5%। सी बर्गथॉर्न उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। महिला एसएचजी को भी सीधा लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। स्थानीय हस्तशिल्प और ऊन उद्योग को राष्ट्रीय बाजार में नई गति मिलेगी। आयातित और मशीन निर्मित विकल्पों के मुकाबले स्थानीय उत्पाद अब सस्ते होंगे। लद्दाख की जैविक कृषि और इको टूरिज्म को सशक्त बनाने की दिशा में भी अहम कदम है ये। स्थानीय प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। कम टैक्स दरों से आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन दोनों को बल मिलेगा। लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए ऐतिहासिक कदम है। लद्दाख की आत्मनिर्भर और टिकाऊ अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्थानीय उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, महिला समूह और हस्तशिल्प उद्योग भी अब मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो ये जीएसटी सुधार लद्दाख की इकोनॉमी को भी एक नई दिशा में आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।